बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से प्रोग्राम माय वॉइस में आप सबको अस्सलाम वालेकुम एंड आदाब। आज फिर हम बात करेंगे पाकिस्तान के जो मामलात हैं इतनी तेज़ी से बदल रहे हैं, उन पर अगर चाहे तो इंसान दो तीन प्रोग्राम डेली कर सकता है, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। तो आज मेरे मेहमान हैं जनाब प्रोफेसर एजाज प्राचा साहब। वो भी किसी जगह गए हुए थे, अभी वापस आए हैं, तो थैंक यू प्राचा साहब। वेलकम टू द शो। शुक्रिया डॉक्टर साहब। अच्छा जनाब, शुक्रिया। आपके जो सुपरस्टार हैं इमरान खान साहब और सियासतदान, यू टर्न के माहिर और बेशुमार उनकी सलाहियतें हैं, उनको ज़ाहिर है कि सज़ा होगी, और महमूद शाह महमूद कुरैशी साहब को भी सज़ा होगी 10 साल। तो क्विकली पहले सबसे पहले तो इस पर तबसरा करें, और आपकी दूसरी बात साथ ये है कि उनके जो वकला हैं वो ये कह रहे हैं कि हमें खान साहब को डिफेंड करने का पूरा मौका नहीं दिया गया है। आप इसमें क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो साइफर पे थोड़ी सी बात कर लें कि साइफर क्या है, क्योंकि साइफर में सजा हुई है ना। तो साइफर क्या है? देखिए डॉक्टर साहब, साइफर बहुत अहम चीज होती है। इतनी आम सी चीज नहीं है, बहुत ज्यादा अहम चीज है। अगर आपको साइफर की हिस्ट्री देखनी है ना, तो आप गूगल करें रेशमी रूमाल तहरीक। रेशमी रूमाल तहरीक गूगल करें ना, तो वो उबैदुल्ला सिंधी ने एक तहरीक चलाई थी अंग्रेजों को इंग्लैंड से निकालने, पाकिस्तान से निकालने के लिए, इंडिया से निकालने के लिए। तो उसको रेशमी रूमाल तहरीक कहते थे। तो रेशमी रूमाल होता था, उसके ऊपर वो कढ़ाई में मैसेज लिखा करते थे। वो मैसेज पास ऑन हुआ करता था, लोगों तक जाता था। वो भी कोडेड मैसेज होता था। तो जब तक वो चलता रहा, तहरीक बहुत तेजी से चलती रही। जब ये रेशमी रुमाल तहरीक, जब मतलब सारे इंडियंस और पाकिस्तानी मिलके तहरीक चला रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ, फिर वो रेशमी रुमाल पकड़ा गया। जब पकड़ा गया, उसको डी कोड किया गया, तो वो तहरीक को कुचल के उन्होंने रख दिया। बहुत से लोगों को मारा और बहुत से कुचल के रख दिया। ये होती है साइफर। फिर उसकी देखा देखी इन्होंने अपना सिस्टम डेवलप किया साइफर का। तो वो साइफर सिस्टम चलता रहा, ये जिसके जरिए डिकोडिंग का दूसरे मैसेज होता रहा। दूसरे लफ्जों में हर मुल्क के कोर्ट मैसेज आते हैं उनके दफ्तर खारजा या उन के लिए, और उधर से आते हैं जो सफीर वगैरह बिल्कुल पाए गए बिल्कुल बिल्कुल डिप्लोमेट से। बिल्कुल। और तो ये देखिए अब जी पीटीआई जी। वाले पे कहते हैं जो कुछ था ही नहीं उसमें, साजिश थी। वो कह रहे आज भी के आदमी से बात हुई, उसने कहा जी साजिश थी पाकिस्तान के खिलाफ, तो इमरान का कसूर यह है कि उसने साजिश को बेनकाब किया। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, बिल्कुल ये बात वो ठीक कह रहा है। साजिश थी। साजिश क्या थी? देखिए डॉक्टर साहब, आपने सुना होगा कि जो जिसके लिए गड़ा खोदता है वो उसमें खुद ही गिरता है। ये साजिश क्या साजिश मुमकिन है ये कि थी। नहीं? देखिए ना, इसको गलत रंग में चला जाए ना। क्या साजिश मुझे इमरान खान मुकम्मल की करने है? दीजिए डॉक्टर साहब, मैं बता रहा हूँ ना। देखिए, साजिश ऐसे थी कि उस खत को लहरा के नवाज शरीफ और दीगर अपोजिशन जमातों के खिलाफ साजिश करना, ये साजिश थी उनके खिलाफ, उनको गद्दार साबित करना, जबकि खुद गद्दारी का मुर्तकिब हो रहा था। तो ये साजिश ये इमरान खान खुद कर रहा था अपोजिशन के खिलाफ, उनको गद्दार कहलाने की। और गद्दार खुद था जिसने कि एक सीक्रेट मैसेज, सीक्रेट कोडेड मैसेज, जिसके ऊपर पूरे मुल्क की बुनियादें थी। डॉक्टर साहब, ये मैसेजेस कोड ऐसे नहीं होते जो मैंने अभी बात की ना, कि देखिए इसराइल इंग्लैंड ने बनाया, पाकिस्तान भी बन गया। तो इसराइल को भी इन्होंने कोडेड मैसेज उसी रेशमी रूमाल के उसके ऊपर अब जाएं, इन्होंने उनका साइफर तैयार किया, पाकिस्तान का साइफर भी किया। तो वो साइफर पाकिस्तान इन्होंने तो उसी वक्त चेंज कर दिया इसराइलियों ने, इसीलिए वो अभी तक स्ट्रांग है, उनके मैसेज नहीं लीक होते। पाकिस्तान ने भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसके चेंजेस की। लेकिन डॉक्टर साहब, ये साइफर जो है, ये ऐसे मैसेजेस होते हैं जिसमें आप पूरी दुनिया से के मामला, इंक्लूडिंग आपके इंटरनल बैरूनी दुनिया से मामला और आपके अंदरूनी मामला, इसी तरीके से मैसेजेस जाते हैं। इसमें न्यूक्लियर प्लांट भी होता है, न्यूक्लियर एटम बम की इंफॉर्मेशन भी होती है, और ये सारा कोडेड में सिस्टम चलता है। जब आपने एक एक लेटर डिस्क्लोज कर दिया, उसको डिकोड करके डिस्क्लोज कर दिया, गोया आपने ताले की चाबी बना दी। वो एक जज साहब तो कहते थे कि लेटर कहाँ है, उन्हीं का वापस रख दिया। कहते बस ठीक है, अगर पाकिस्तान के सारे सीक्रेट आउट हो गए। देखिए डॉक्टर साहब, जब आपने रीकोड कर दिया, आपको पता चल गया कोड क्या है, तो फिर बहुत सी चीजें दाव पे लग जाती है, स्टेक पे लग जाती हैं। तो ये नहीं, आपके आपके पता नहीं, इसी वजह से आपकी आवाज सही नहीं आ रही। कनेक्शन और है, कनेक्शन सही नहीं है, आवाज नहीं ठीक आ रही।
अच्छा जी, दूसरे लफ्जों में जो कोड वर्ड्स में मैसेज आते हैं, इमरान खान ने ये किया कि वो उसको सारी दुनिया को बता दिया। दूसरे लफ्जों में जो पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी है वो एक लिहाज से बेनकाब होगी। कराची साहब। बिल्कुल बिल्कुल, पाकिस्तान की तमाम सिक्योरिटी को, इंक्लूडिंग इंटरनल मैसेज, इंटरनल है, ये सब डी कोड हो गया और दुनिया में फैल गया। आपको पता है एआई के जरिए आप एक कोड डिस्क्लोज करें, बाकी सारे कोड्स आपको खुद पता चल जाते हैं। ये तो बेसिक का एआई है जो हम यूज करते हैं, अच्छा, जो अब मसला ये है सीक्रेट कि आया सर्विसेज क्या करती हैं, क्या ये ठीक है आई जो कि दूसरे मुल्क के दुश्मन मुल्क हैं या दोस्त मुल्क हैं। नहीं, देखो ये इमरान खान को और महमूद शाह कुरैशी को पता था कि हम क्या कर रहे हैं, किसी क्या उम्मीद है। तो उन्होंने तो जो कुछ किया जानबूझकर किया, और ये भी कह रहे थे कि हम इसके साथ खेलेंगे। ठीक है ना, ये लफ्ज है उनके, इमरान इमरान खान के। और जो शाह महमूद कुरैशी की तकरीर भी है कि मैंने अपने कप्तान साहब को दे दिया, आप उसकी मर्जी है क्या करता। तो मसला ये कहने का कि ये जो लोग उसके माहिर में बोल रहे हैं, क्या उनको साइफर की अहमियत का पता नहीं है, या वैसे वो भी पर्दापोशी कर रहे हैं। और अच्छे से बात आ देखिए रही है। डॉक्टर साहब, सबसे पहली बात तो ये है ना, आप बात करें ना जनाब। मैं कह रहा हूँ वकीलों को पता था कि इस केस में कोई जान नहीं। तमाम शवाहिद, तमाम सबूत, तमाम गवाहान, तमाम दलीलें, तमाम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इमरान न्याजी के खिलाफ है, और वो किसी सूरत में नहीं जीता जा सकता केस। तो वो डिलेइंग टैक्टिस कर रहे थे, बल्कि टाइम बाइंग के लिए, जैसे कि वो उसका केस चला हुआ है, क्या कहते हैं, फॉरेन फंडिंग का केस है, 7-8 साल हो गए वो पड़ा हुआ है। तो वो चाह रहे थे कि इसी तरह से चलता रहे। लेकिन फिर देखें ना, ये डॉक्टर बात ये है तो थोड़ी सी ज्यादती है ना इमरान खान के साथ कि भाई एक केस को उसने, उसमें भी कहते हैं कि वो ओपन एंड शट केस है, सारे सबूत मौजूद हैं। लेकिन इमरान खान और उसकी टीम की ये बात रही है कि 14 साल हो गए जी, 10 साल हो गए, 10 साल हो गए अभी तक उसका फैसला नहीं होने दिया। तो ये फैसला इतनी जल्दी हो गया तो उनके हिसाब से ये कुछ भी नहीं है ना। वैसे आपको पता होगा, और दूसरे लोगों को बताने के लिए, कि 9 बार इस बार भी उन्होंने वकील बदले हैं। कभी किसी बहाने से, कभी किसी बहाने से वकील बदले हैं। और इस बार भी फिर क्या जी कि एक यानी शाह महमूद कुरैशी का वकील भी नहीं आ सकता जी, मुझे कान में दर्द है या दांत में दर्द है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, वो नहीं आ रहे थे। तो मतलब ये कहा था कि डिले कर लिया जाए, और ताकि इमरान खान को तो आदत है ना यू टर्न करने की और झूठा प्रोपेगेंडा करने की। तो जो दूसरे उसमें आप ये कह रहे हैं कि उनको पूरा मौका दिया गया है, लेकिन उनके पास डिफेंस नहीं था। बिल्कुल। देखिए डॉक्टर साहब, कानून ये है, मैं आपको बताऊं कि अगर फर्ज के एक लोअर कोर्ट आपके अगेंस्ट कोई फैसला कर देती है और आप उसको हायर कोर्ट में लेके जाना चाहते हैं, सपोज आपको हाई कोर्ट ने आपके खिलाफ फैसला दिया और आप उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना चाहते हैं, तो तब भी आपको परमिशन चाहिए होती है हाई कोर्ट की, कि अब मैं ले जाऊं इसको। ये सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं है, ये पूरी दुनिया में एक कानून है कि लोअर कोर्ट जब भी वो आपको अगेंस्ट फैसला करे, आपको मंजूर ना हो, आप ऊपर चैलेंज करना चाहें, तो हाई कोर्ट, लोअर जो जिस कोर्ट ने फैसला दिया है उसकी परमिशन से होता है, तो फिर आप उसको वहां ले जाते हैं। अब हाई कोर्ट के ऊपर, जिस कोर्ट में फैसला चल रहा था केस, तो उनके ऊपर इन्होंने अदम एतमाद किया कि हमें आपका, आप पे ऊपर एतमाद नहीं है, और हम आप से मुतमईन नहीं है। तो फिर अब जज की सवाबदीद पे है, जैसे कानून मैंने अभी आपको बताया, कि वो अपने आप को अलग करता है या वो उसको चलाता है। जब वो उसने कहा मैं चलाऊंगा इसको, तो जब चलाना था तो पहले तो उनके वकील डिलेइंग टैक्टिक्स करते रहे। फिर जब डिलेइंग टैक्टिक्स जारी रही, उसके बाद फिर वो उनके रिफ्यूजल के बाद आना शुरू हुए, तो जज ने कहा कि आप किस हैसियत से आ रहे हैं, आपने अदम एतमाद का इजहार किया हुआ है, और अदालत ने आपको मुतबादिल सरकारी वकील फराहम कर दिए हैं, और आपकी कोई हैसियत इसमें नहीं है। मतलब हर जगह उसने अपनी चालाकियां करने की कोशिश की। लेकिन डॉक्टर साहब एक बात आपको ये पता भी, होगा, लोगों को एक बात ये भी बता दी जाए ना कि वो जो सारी चालाकियां उन्होंने की हैं और उनके नजदीक ये थोड़ी हुई हैं, क्योंकि वो तो 200 300 एक मुकदमे में चालाकियां करते हैं या तारीखें लेते हैं। तो यानी ये केस जो है जहां पर चल रहा था, इसके अलावा 2 बार ये हाई कोर्ट में गया है और एक बार सुप्रीम कोर्ट में गया है। ठीक है, इसके बावजूद वो खुश नहीं है कि हमें इतना टाइम नहीं मिला। अच्छा, अब ये बताएं कि फैसला तो हो गया, अब क्या इसके खिलाफ अपील होगी। अगर अपील होगी तो इन्हें ज़रा हाई कोर्ट में होगी, उसका क्या हो सकता है। डॉक्टर साहब देखिए, ऐसे सेंसिटिव केस में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट छोड़ें,
कोई भी कुछ नहीं कर सकता। सारी गवाहियां, सारी शहादतें, देखिए रिव्यू, पहले तो रिव्यू होगा, यानी इसको दोबारा से असर हो लेकर आना होगा। तो वो तो जज फिर नहीं करने देगा, क्यों? कि वो कहेगा तुमने मुझ पर अदम एतमाद किया है, वो इसकी रिव्यू भी नहीं करेगा। और अगर ये उसको अपर कोर्ट में लेकर जाएंगे, तो अगर वो जज चाहेगा कि हाँ आप ले जाएं, तो जाएगा, अगर वो नहीं चाहेगा तो नहीं जाएगा। और जो अहम बात मैं आपको बताऊं डॉक्टर साहब, कि ये 8 महीने इसको लगे। आप सोचिए जरा, नवाज शरीफ के लिए वो झूठा पानामा अकामा फैसला जो हुआ, उसमें सिर्फ 3 माह लगे थे। 3 माह के अंदर फैसला हुआ था। वो तब तो किसी ने नहीं कहा कि जल्दी हुआ और अदालत के फैसले। अच्छा, नहीं देखिए ना, फिर यानी तो ना काफी, मैं समझता हूँ इन लोगों को कहते हुए मैं नफरत जानबूझ कर कह रहा हूँ, शर्म या अभी नहीं आती। वो उसके लिए डेली हो रहे थे, ठीक है, और डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में गया था और उसको राइट ऑफ अपील भी नहीं था, ठीक। और अब आज भी एक आदमी कह रहा था जी, वो करप्शन, वो यानी शहनवाज शरीफ को करप्शन पर निकाला गया, जबकि उसको कामे पर निकाला गया था, करप्शन तो साबित नहीं हुई। और इसको जो है ना, 112 इमरान खान का क्या कहूँ, मुझे ये बताएं। मेरा तो अपना ख्याल है कि हाई कोर्ट में हो सकता है अपील हो, और वहां पर फैसला हो, तो हो सकता है अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट को में जाए फैसला। लेकिन इस वक्त जबकि उसकी हैसियत बदल गई है, अब वो आम कैदियों की तरह होगा वहां पर। तो क्या अभी उसको जो लाडलापन है, जो अटक जेल में था या अडियाला में था, वो खत्म हो जाएगा? डॉक्टर साहब बिल्कुल, देखिए पहले मैं हाई कोर्ट का अपर कोर्ट की बात करूं, अपर कोर्ट में केस जा सकता है, रिव्यू में भी जा सकता है। डिपेंड करता है जिस जज ने फैसला दिया है उसकी मर्जी के ऊपर, उसकी सवाबदीद पे है कि ये रिव्यू चलो की अपील करेंगे उसी जज को। दीकर ये मसला इसके अगर अपर बाद कोर्ट में जाना है तो फिर शुरू करेंगे, तो मुझे फिर उसके बाद जाएंगे। ये बताएं अब कि आते हैं अपनी जो बात की कैद की। जी, तो कैद कैद का की। ये था कि पहले तो ये कहता था कि मुझे देसी मुर्गियां दें, और वो भी देसी घी में तली हुई, बनी हुई, ठीक है, पक्की हुई। अब जो है इसको सजा जो हुई है 10 साल कैद बामुशक्कत। आज जो पहले 3 साल की सजा थी वो सिर्फ कैद थी, उसमें इसको मुशक्कती दिए हुए थे। इसको दिया होता जो उसके लिए कुकिंग करता था, इसको दिया होता जो उसको हाथ पैर दबाता था, मालिश करता था, इसको दिया होता जो उसका बिस्तर लगाता था, सब कुछ करता था। अब ये खुद बामुशक्कत कैद गुजारेंगे दोनों। ये किसी और वीआईपी कैदी के लिए वही सर्विसेज अंजाम देंगे यहाँ जो पर एक मिनट इनके लिए देखिए, दी जाती रही। इसमें ये आज मैंने कुछ डिबेट देखी है, बड़ी इंटरेस्टिंग बातें होती रही हैं। वो कह रहे हैं कि भाई पहले तो ज़ाहिर है, जैसे आपने कहा कि उसको देसी घी और देसी मुर्गे खिलाए जाते थे, और रोस्ट मिलते थे, पता नहीं क्या क्या, कितनी एक्सरसाइज मशीनें मिली हुई हैं, ट्रैक सूट मिला हुआ है, और वो कितने 8 या 9 डॉक्टर हर वक्त उसके पास होते थे, वगैरह वगैरह, ठीक। तो अब क्या भी इसको इन देसी कुकुर तो नहीं मिलेंगे ना, देसी घी मिलेगा, एक तो ये बात पक्की है। लेकिन वो काम क्या करेगा? आप क्या कह रहे हैं भाई, क्या किसी की मालिश करेगा? मैं बता दूं, जो बट डिस्कशन जो होती रही है, भाई वो क्या। देखिए डॉक्टर साहब, मैं अभी आपको बता चुका हूँ ना कि देखिए जो खिदमत इसके लिए दूसरे मुशक्कती कैदी जेल में करते रहे, अब इसको वो खिदमत करनी पड़ेगी। उस बामुशक्कत कैद में देखिए डॉक्टर साहब क्या कुछ आता है। ये भी होता है कि चक्की पीसना, गंदम दी जाती है, और पत्थर वाली चक्की होती है, उसमें घुमाना पड़ता है, और गंदम को पिसाया जाता है। एक दूसरी बात यह है, मुशक्कत इसी को कहते हैं कहते मुशक्कत। दूसरी ये होती है कि जो ऐसे कैदी हों जैसे जिस कंडीशन में पहले ये था, तो उनकी मुट्ठी चापी करना, उनको खाना सर्व करना, या उनको उनको मतलब उनकी जरूरत का ख्याल रखना, उनको रफा हाजत के लिए लेकर जाना जो बीमार हो, अब ये वो सर्विसेज अंजाम देगा। इसमें ये जो बात कर रहा था ना, उसमें देखिए जो बातें आई हैं, वो एक पहले आज जो तबसरे होते रहे हैं, तो वो कहते हैं भी क्या आप वहाँ पर लोगों को तालीम भी दे सकता है, लेकिन वो क्रिकेट की तालीम तो नहीं दे सकता, मजहबी तालीम भी नहीं दे सकता, उर्दू या अरबी में नहीं पढ़ा सकेगा, वो अरबी में नहीं पढ़ा सकेगा। तो फिर ये भी था कि जो अब काम करेगा तो उसकी उसको पैसे भी मिलेंगे, वगैरह वगैरह है। लेकिन अब आखिरी जो खबर आई है हाँ, उसके मुताबिक यह है कि मिलेगी। ये, अच्छा, आखिरी जो खबर आई है ना, उसके मुताबिक ये कहा गया है, मजदूरी तो मिलेगी से। जेलर ने फैसला किया है कि वो चूंकि इमरान खान साहब खाने के बहुत शौकीन है, पकाने के नहीं, खाने के शौकीन है, लेकिन उसको ड्यूटी ये लगाई गई है। पहली बात, अगर कैदी वाला लिबास होगा जो धारीदार होता है, तो ये पजामा भी जरा थोड़ा सा ऊंचा होता है, जैसे नहीं ये दूसरे जो बंदी कर रखते हैं या आप भी कहते हैं जिनको, इस तरीके से पजामा भी ऊपर होगा, और तंदूर का रोटियां लगाने का काम दिया गया उसको। अच्छा, वो तो खुद भी खाएगा और ज़ाहिर है कि लोगों को खिलाएगा। तो ये काम भी काफी वैसे तकलीफ दे है ना, भाई इतने लोगों के लिए रोटियां बनाना, काफी मुश्किल मुश्किल काम है ना।
डॉक्टर साहब देखिए, मतलब अब जरूरी नहीं है पूरे ही जेल के लिए वो बनाए, अपनी हिम्मत के मुताबिक बनाएगा। और जिसको खाने का शौक होता है उसको खाना बनाना भी आना चाहिए फिर। नहीं देखिए, नहीं नहीं, ये नहीं कि अपनी हिम्मत के मुताबिक करेगा। फर्ज किया कि जो इससे पहले लोग काम कर रहे हैं वो 200 के आदमियों के लिए बना रहे हैं, तो ये तो नहीं कहेगा जी मैं 50 के लिए बनाऊंगा, बाकी नहीं बनाऊंगा। ये तो नहीं हो सकता ना। नहीं डॉक्टर साहब, मेरा ख्याल है हिम्मत के मुताबिक होता है काम। काम तो कोई भी ले सकते हैं जो वो करना चाहे। तो बहुत से काम उसको ऑप्शन दिए जाएंगे, लेकिन वो उसकी हिम्मत के मुताबिक दिए जाएंगे। अब तो इसका मतलब ये है कि जैसे क्रिकेट में जब वो इसकी टीम ठीक नहीं खेल रही हो रही थी, या बैट्समैन मारते थे, तो वो कह रहा था जी मेरा मसल पुल हो गया, तो वो बैठ जाता था। तो इसका मतलब यहाँ भी अपनी मर्जी के मुताबिक या हिम्मत के मुताबिक करेगा। चलिए, अल्लाह रहम करे, अल्लाह उसका ये मुश्किल वक्त जो है ना गुजार दे। अच्छा, ये बताएं कि ये तो इस हो गया, अभी इसकी हो गई, लेकिन दूसरा ये है कि दूसरे केस थे इस पर, मसलन अलकादर वगैरह, उनका क्या बनेगा? क्या वो भी प्रोसीड होंगे, या अब इलेक्शन के बाद होगा? डॉक्टर साहब अब तो चूंकि हाथ पड़ चुका है, तो फैसले तो होने हैं। अब तो ये मतलब है कि कहता है कि ऊंट पहाड़ के नीचे आया है। तो अब तो उन्होंने सारे फैसले के करके साबित करने हैं। और साबित क्या करने हैं, मतलब अच्छा, सबूत सारे एक बात मौजूद ये हैं भी, डॉक्टर साहब। नाजरीन के लिए एक बात ये भी हो, उनके शायद पता होगा ही नहीं होगा, क्योंकि मैं तो मॉनिटर करता रहूँ आज चीज़ों को। ये इमरान खान के जो कजन ब्रदर थे ना, ताहिर कादरी साहब, डॉक्टर ताहिर कादरी साहब, उनसे रब्ता किया गया कनाडा में भी, आप आए तो अपने कजन को छुड़ाएं। तो उन्होंने कहा जी मैं इस गंदगी में नहीं पढ़ना चाहता। सासू को मैंने खैर बात कर दिया, मैं आइंदा मैं नहीं आऊंगा। तो एक तो ये बात आई है। तो दूसरी दूसरी बात ये आई है कि जो इलेक्शन है, उन्होंने ये कह दिया है कि लोगों को कहा कि आज ये नहीं बाहर ना निकलें। क्या लोगों को बचाना चाहता था, या उसको यकीन था कि लोग बाहर नहीं आएंगे? क्योंकि बस पहले तो वो हाँ। पहले जेल नहीं जाता था तब भी 2,000, 5,000, 10,000 बता लेकर जाता था। डॉक्टर साहब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने पूछी, मैं भूल गया था। देखिए डॉक्टर साहब, जितना बड़ा जुर्म है, जो मैंने मतलब साइफर का जितना बड़ा जुर्म है लीक करना। अभी देखिए मैं आपको एक छोटी मिसाल दूं। आज बलूचिस्तान में हमला हुआ, मत जेल के ऊपर बहुत से लोग मारे गए, ये सब इंफॉर्मेशन की बेस पे होता है। कोडेड डिकोडेड मैसेज चल रहे होते हैं। जब आपने डिकोड कर दिया और लीक कर दिया, दुनिया को आपकी सब कमजोरियां खूबियां खामियां पता चल जाती हैं। इसमें मतलब दोस्त दुश्मन ममालिक की बात नहीं होती, उसमें माशी आपके हालात सारे मतलब उस नॉलेज में आते हैं। और इमरान न्याजी जैसा शख्स, जिसने पहले ही आईएमएफ को किस्त लेने के लिए सी पैक के नक्शा सारा प्रोजेक्ट दे दिया था, जो कि चाइना ने कहा भी था ये इनको नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये तो स्ट्रेटेजिकल मामलात हैं चाइना और पाकिस्तान के। और ये कमजोरियां उनको पता चल जाएंगी कि जिस जिस जगह पे, तो उसमें फिर उसमें इसी तरह से जो उसमें टेररिस्ट हमले थोड़ा सा मैं वाक़ ऐड होते कर हैं। दूं कि थोड़ा सा ऐड कर दूं कि उसमें यानी चाइना और पाकिस्तान की ये अंडरस्टैंडिंग थी कि जो इन्होंने आपस में तुरुकात या दो बनाए हुए ना, मेमोरेंडम ऑफ एमओयू बनाए हुए हैं, अंडरस्टैंडिंग जो कि रखा हुआ है, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये किसी तीसरे आदमी के पास नहीं जाएंगे। तो इमरान खान ने उसने ना बिल्कुल। था, तो उसने वो सारे के सारे जो है ना उनके हवाले कर दिए थे। आईएमएफ के हवाले बिल्कुल करने का मतलब हुआ कि अमेरिका के हवाले कर दिए, ठीक है। डॉक्टर तो साहब, आईएमएफ अमेरिका का एक इदारा है, तो जब आईएमएफ को चलेगा अमेरिका को चलेगा। अच्छा, इसका इसकी वजह से चाइना वालों ने बहुत ज्यादा नाराजगी का इजहार किया था। और चाइना वालों ने ये कहा था कि ये आदमी हमें, जब तक ये मौजूद है हम कुछ नहीं करेंगे। अच्छा, नहीं, कमी बैक टू दिस, आपने मच का जिक्र किया, जो होता है बलोचों ने जी हमला जी। किया। बेसिकली तो 3 जगहों पर हमला किया गया, और शदीद हमला किया गया। उसमें मुतजाद खबरें आ रही हैं। बिल्कुल। मैं उस पर बात करना चाहता था, लेकिन चूंकि आपने शुरू कर दिया तो इसी पर कर लेते हैं। सुना है कि पाकिस्तान अ, पाकिस्तान की जो आर्मी है उसको बहुत शदीद नुकसान हुआ है। देखिए डॉक्टर साहब, मैं इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कि इमरान नियाजी ने जो ट्वीट की है, मच पे भी आता हूँ, लेकिन पहले हम इसके बात कर। देखिए जो इमरान नियाजी ने ट्वीट की, सजा होने के बाद उसने जो ट्वीट की, तो आप उसकी ट्वीट को पढ़े तो उसमें वो कह रहा है कि ये लोग चाहते हैं कि हम 9 मई वाला वाक़या दोबारा करें, और हालात खराब हो, ये खुद तबाही करें, फला करें। तो इसलिए हम ये ऐसा नहीं करेंगे। और आप जो है तो 8 फरवरी को इलेक्शन के लिए, वोट के लिए निकलें और इलेक्शन में हिस्सा लें, फला करें फला करें। तो एक कॉमन सेंस ये कहती है, और यहाँ पे बातें भी ऐसी गर्दिश कर रही हैं कि ये न्याजी और फैसला करने वालों के बीच में एक डील हुई है। सजा तो इसको बहुत सख्त सजा मिलनी थी, शायद सजाए मौत हो जाती, डेथ पेनल्टी हो जाती। लेकिन इसको गिव एंड टेक पे शायद, कि भाई आपने क्या करना है, हमने क्या करना है। तो उसने उस तरफ नहीं गया जिसको कहना चाहिए रिएक्शन की तरफ,
या लोगों को प्रोवोक करने की तरफ, तो उसने जो है तो लोगों को काम डाउन किया है। वरना इसको जब हाथ डाला गया था तो इसने पाकिस्तान में आग लगा दी थी कि श्रीलंका बना दूंगा, फौजियों पे हमले किए थे, फौजी की बैरक को सब जगहों पे। तो अब जबकि उसको 10 साल की सजा हुई, अब तो इससे ज्यादा सख्त रिएक्शन आना चाहिए था। लेकिन इसने कहा, क्योंकि इसका अपना अल्फाज है कि अगर इस बार कुछ होगा तो उसी तरह का रिएक्शन आएगा, जबकि इस बार रिएक्शन ऐसा नहीं आया। ये खुद कह रहा है ट्वीट करके कि आप रिएक्शन ना करें और आप इलेक्शन में हिस्सा लें। तो इससे लग रहा है कि कुछ गिव एंड टेक हुआ है। सजा शायद इसको सजा मौत हो जाती, डेथ पेनल्टी हो जाती, और शायद इस वजह से कि इसके बिहेवियर की वजह से उन्होंने थोड़ा सा इसको 10 साल की कैद दे दी। लेकिन ये और भी तो मच पता जेल की तरफ आते भी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, अगर जेल की तरफ बात करें, सॉरी इसका करते हैं ना, सजा के बारे में वो बात करना चाहते हैं। जो कुछ मैंने देखा सुना वो पढ़ाई वो ये है कि 3 तरह की सजाएं हैं इस तरह के केस में, ठीक है, जिसको गद्दारी का क्या कहा जा रहा है। मामूली बात हो तो 2 साल की जी। सजा, या फिर ये ना 14 साल की सजा होती है, तो या सजाए मौत होती है। 3 सजाओं का तयन किया गया है। तो 10 साल का तो किसी जगह जिक्र नहीं, 10 कहाँ से आ गई? तो आप ये कहना चाहते हैं कि ये किसी अंडरस्टैंडिंग के नतीजे में हुआ है? ऐसा लग रहा है जो मैंने आपको कहा कि क्योंकि ऐसा, देखिए दो दो बातें हैं मेरे पास इसकी दलील में। पहली दलील तो ये है कि इसको पहली बार गिरफ्तार किया गया तो कितनी तबाही हुई, और फिर जब इससे बयान लिया गया, दूसरी बात ये है, तो इसने कहा कि मुझे गिरफ्तार करेंगे तो ये रिएक्शन तो आएगा। तो उस हिसाब से अब जबकि सजा हुई है 10 साल की, तो उससे ज्यादा बढ़ के रिएक्शन आना चाहिए था। जबकि दूसरी तरफ देखें तो ये खुद लोगों को कह रहा है कि नहीं, आप तहम्मुल से काम लें और वोट करें। तो नहीं, इससे लग रहा है कि पीछे, मुतबादिल इसके दलील ये पीछे भी कोई कहानी है। मुतबादिल दलील ये भी तो हो सकती है ना कि इसको पता था कि पब्लिक सपोर्ट इसकी खत्म हो रही है। लोगों को तो बेवकूफ बना सकता है, प्रोपेगेंडा कर सकता है। तो इसको पता है कि लोग बाहर नहीं आए, पिछली बार संडे नहीं आए ना। तो बजाय इसके कि फिर नहीं नहीं डॉक्टर साहब, इसमें मैं नहीं करता, इससे मैं एग्री इस तरह से नहीं करता डॉक्टर साहब, कि जो लोग पहले बाहर आए थे वो भी आम अवाम लोग कम ही थे। वो खास लोग थे, खास कोट अनकोट में कहता हूँ, इन्वर्टेड कॉमास में मैं कह रहा हूँ कि वो वो तो खास लोग थे ऐसे खास तो जिनकी नहीं थे। हमायती। वो आपके मोहल्ले से तो नहीं आए के पीके से, या तालिबान तो नहीं थे। नहीं 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 डॉक्टर साहब, वो अंदर के लोग थे इसके हिमायती, जो अभी भी हिमायत में लगे हुए। आम आदमी कभी भी इसके लिए नहीं निकलता। हाँ, उसको गुमराह से जरूर कर दिया है। जैसे कोविड का वायरस फैला था 2019 में, क्या हालत थी, और अब देख रहे हैं क्या हो गया, नॉर्मल। अच्छा, इसी तरह से नियाजी का जो वायरस फैला था वो अच्छा, अब खत्म हो चुका है। टाइम ज्यादा होता जा रहा है, हम लोगों इसको के बाद में। जिहन में जो लेकिन असरात आ गए, वो ये बात है। ये जो बलूचों ने हमला किया उस पर आते हैं। इस हमले के बारे में आप क्या जानते हैं, और किस तरह कितना नुकसान हुआ है? इसकी रिपोकशन क्या है? उसका बैकग्राउंड क्या है? देखिए डॉक्टर साहब, मैं आपको इशारों में 3 4 बातें बताता हूँ। आपको पता है कि गवादर और बलूचिस्तान में बहुत से इलाके, और स्पेशली ये कोल माइंस वगैरह, ये चाइनीज को दे दी गई हुई है, ठीक है। अच्छा, सी पैक के ही मतलब हवाले से मैं बात करूंगा, और फिर मतलब पोर्ट के अलावा। अब दूसरी तरफ ये हुआ कि रिसेंटली कुछ अमेरिकन ने विजिट किया, गालिबन टोनी ब्लिंकन ने, वजीर खारजा ने, और कुछ और लोगों ने, और उनकी शायद ख्वाहिश पे हुआ या नहीं हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन वहां का विजिट करवाया गया उनको। ठीक अब हो वो गया। गिलगित तो आप बल्तिस्तान भी गए सोचिए थे, कि, गिलगित बल्तिस्तान भी गए थे, ग्वादर भी गए थे। और ठीक हो गया। अच्छा, बात यह है कि जहां पे आपको पता है चाइनीज और अमेरिकन में ट्रेड वॉर चल रही है ऑलरेडी, तो वो तो दुश्मनी चल रही है। तो अगर चाइना को एक प्रोजेक्ट दिया हुआ है वहां पे अमेरिकियों का सैर सपाटा या कोई जगह, देखिए डॉक्टर साहब, ऑलरेडी इन्होंने, पाकिस्तान ने अड्डे दिए थे, इसमें तो कोई छुपी बात नहीं ना। अमेरिकन को अड्डे दिए थे ना, तो क्या वजह है कि वहां पे कुछ ऐसी सूरत हाल बन गई हो। और दूसरी बात आप ना भूलें, पिछले दिनों जो ईरान में हुआ और जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हुआ। और फिर ये भी ना भूलें कि अभी ईरानी वजीर खारजा का जो बयान आया है कि दोनों तरफेन, बलूचिस्तान में भी और उनके सिस्तान में भी दहशतगर्द मौजूद है, लेकिन उनका ताल्लुक किसी तीसरे मुल्क से है। ये वजीर खारजा का बयान है। तो आप कड़ियां मिलाते जाएं। नहीं, लेकिन फिर फिर हंगामी जो है फिर वजीर तो खारजा भी पाकिस्तान, ईरान एक ऐसे हंगामी तौर पर आए ना वो भी। तो कोई ऐसे मसाइल नहीं कि रीजन में कुछ ऐसी नहीं गड़बड़। नहीं डॉक्टर साहब, इस वाक़े से पहले वो बयान दे चुका है। अच्छा, फिर हंगामी तौर पर आया अभी आपकी बात। फिर तीसरी बात यह है कि इनका जो दावा है पाकिस्तान का कि यहाँ पे राह के सबूत पाए गए हैं, वो लोग जो पकड़े गए थे जिन्होंने एक कश्मीरी को, आजाद कश्मीरी को मारा था, और एक गालिबन किसी पंजाब के रहने वाले बंदे को मारा था, जो कि शायद जो भी थे वो थे। तो उनसे उन्होंने बुलाया है कि इसमें राह के हाथ हैं, चौकड़ियां मिलाई हैं। तो अब आप देख लें कि एक खिचड़ी सी बनी हुई है, और इसमें से आप मच जेल का जो वाकया हुआ उसके कड़ियां कहाँ पे निकाल रहे हैं।
लेकिन जो कैजुअलिटी हुई है पाकिस्तान की, मच के वाकई की। वो कितनी है, कोई अंदाजा है? डॉक्टर साहब वो तो कहते हैं कि बहुत ज्यादा मतलब जो इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है, अब मसलन DW जर्मन का टीवी है, वो शायद 120-150 तक कह रहा है। और इसी तरह से अमेरिकन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन भी काफी सारे लोगों की मौत का कह रहे हैं। तो बहरहाल और ये असल में डॉक्टर साहब अगेन बात ये। लफज कैजुअलिटी कहा जा रहा है, जिससे मतलब है भी ये जो मर गए वो भी और जो जख्मी हुए वो भी शामिल करके ना 100 के लगभग कहा जा रहा है। कुछ इसके कम कह रहे थे, कुछ ज्यादा कह रहे हैं। तो अच्छा, लेकिन एक बात ये भी थी ना कि दिन को तो ये खबर थी कि अभी तक पाकिस्तान उन इलाकों पर कंट्रोल हासिल नहीं कर सका। अब क्या पोजीशन है, कंट्रोल हासिल हो गया पाकिस्तान को? ताज़ा तो बेटा डॉक्टर साहब मैंने खबर नहीं देखी, लेकिन चलो एक जितने नई बड़े पैमाने। नई बात एक लोगों को बता दी जाए कि जो अब ईरान के वजीर खारजा आए थे, उसकी एक बड़ी वजह यह भी थी कि जो जॉर्डन में ड्रोन हमला हुआ, कहा जा रहा है कि ईरान ने किया या उसके कुछ सपोर्टर्स ने किया, जिसमें काफी अमरीकी जो हैं फौजी मारे के। एक खबर के मुताबिक 25 और 30 के दरमियान है। अमरीकियों ने तो 3 जो कबूल किए हैं, लेकिन तो कहा जाता है कि 25-30 आदमी उनके मारे गए हैं। और अमेरिका वाले काफी नाराज थे, वो कह रहे थे कि हम इसका इंतकाम लेंगे। लेकिन आज यानी तकरीबन 1 घंटा पहले मैंने देखा कि जो बाइडेन ने कह दिया जी हम इंतकाम नहीं लेंगे, हम नहीं चाहते कि ये जंग फैल जाए, इसलिए से हमने सोच समझ कर फैसला किया कि फिलहाल हम कुछ भी नहीं करेंगे। तो जो ईरान के वजीर खारजा आए थे तो इसीलिए से आए थे पाकिस्तान के पास भाई, हो सकता है कि अमेरिका और बरतानिया वगैरह हम पर हमला करें, तो प्लीज भी आप अपना ख्याल रखें, हम तो भाई हैं, पड़ोसी हैं। तो इस बारे में कुछ आप कहना चाहेंगे? डॉक्टर साहब मुमकिन है कि ऐसा भी कोई कहना हो, लेकिन ईरान, रूस और चीन और ये तीन और नॉर्थ कोरिया वीजा डाल लें, ये लोग ये ममालिक जो मिलके चला रहे हैं ना, ऐसे में ईरान को पाकिस्तान की सपोर्ट की कोई जरूरत नहीं। लेकिन अलबत्ता मुमकिन है कि ये मैसेजेस हों ज्यादातर कि जो रोल पाकिस्तान ने अफगान वार में प्ले किया, अगर वो ईरान के इस जंग में इन्वॉल्वमेंट की, अमेरिका अगर हमला करता है ईरान पे और पाकिस्तान का कोई ऐसा रोल ना हो, उसको मेक श्योर करना चाह रहे थे कि पाकिस्तान जो है। तो अगर उन्होंने भाइयों वाली बात की तो वो तो इस सेंस में की। और आपको पता है कि ईरान से पाइपलाइन का, गैस पाइपलाइन का भी सिलसिला चल रहा है। अगर वो गैस पाइपलाइन शुरू हो जाती है तो पाकिस्तान में जो गैस अब जिस कीमत पे मिल रही है, इससे 25% कीमत पे मिलेगी। मसलन जो अब गैस का बिल किसी का 3,000 आ रहा है, तो फिर वो शायद गैस 30 रुपए ही आएगा। गैस पाइप की अगर इतनी जिक्र ज्यादा कर दिया, गैस वापस आपने जिक्र कर दिया आएगी। गैस पाइप का, तो ईरान ने तो अपने सरहद पर तक ले आया पाइप, आगे पाकिस्तान पर भी नहीं बनाई ना, अंडर डिफरेंट प्रेशर। अच्छा, उसको छोड़कर ना गैस पाइप डॉक्टर साहब ये पाकिस्तान की कमजोरी है। कमजोरी है या इजाजत हम्म। मिल रही ना आगे पीछे से। अच्छा, एक बात ये भी है ना कि जो आप कह रहे हैं कि रशिया चाइना का है, लेकिन इंडिया का भी तो काफी रोल है ना, ये काफी असर है ईरान में। और कितनी इन्वेस्टमेंट है इंडिया की, चाहे बाहर में और दूसरी जगहों पर। तो जाहिर है कि वो भी नहीं चाहेंगे कि मामला बिगड़े। बिल्कुल ये बात भी आपकी दुरुस्त है डॉक्टर साहब। लेकिन डॉक्टर साहब इंडिया बड़ी 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 समझदारी से काम कर रहा है। आप सोचिए ना कि इंडिया और चाइना की कितनी दुश्मनी है, लेकिन उसके बावजूद दोनों ममालिक के बीच में 130 बिलियन डॉलर का ट्रेड होता है सालाना। 130 अरब डॉलर का। पाकिस्तान का IMF की 4 अरब डॉलर की इमदाद के लिए तरसता है, और ये ममालिक जो दुश्मन कहलाते हैं, तो ये 130 बिलियन का ट्रेड आपस में कर रहे हैं। तो हमें ये सोचना चाहिए कि दुनिया किस तरफ जा रही है, हम किस तरफ चले जा रहे हैं। नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है आपने कह दी भाई। देखिए, ट्रेड जो है ना फंडामेंटल है तरक्की के लिए और स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए। तो किसी वजह से जो पाकिस्तान की रूलिंग एलीट है, वो कहते हैं कि भाई हमने बंदूक पर ही इतमाद करना चाहता है, अपनी यानी जो तजारत है उसको फरोग नहीं देने, कोई खास उनकी स्ट्रेटजी नहीं होती। तो इसमें टुवर्ड्स द एंड ये जो बलूचिस्तान में जो बलूचों का हमला हुआ है, क्या यानी कि बेसिकली जो मैंने कुछ पढ़ा है सुना है, कहते भी जरा एहतियात भी करनी पड़ती है। वो कह रहे हैं कि काफी सीरियस हालात हो गए हैं विद इन बलूचिस्तान। देखिए डॉक्टर साहब 2 3 4 बातें हैं। सबसे पहली बात तो आप गौर कीजिए, जो इमरान न्याजी ने कहा था कि पाकिस्तान के 3 टुकड़े कर दूंगा, ठीक है।
पाकिस्तान, नियाजी ने कहा था पाकिस्तान के 3 टुकड़े करूंगा, श्रीलंका बना दूंगा। ये उसकी ख्वाहिश मंशा बराह रास्त तो नहीं थी, जहां कहीं से उसको लाइन आ रही थी वो आगे कन्वे कर रहा था। उसको तो अपनी वजारत उज़्मा और जो अपनी उसकी अयाशियां थी उससे ही फरागत नहीं थी, तो उसका तो ऊपर वाला खाना खाली था, तो वो मैसेज तो वही कन्वे कर रहा था। तो आप सोचिए कि वो मैसेज कहाँ से आ रहे थे और वो क्या इशारे कर रहे थे। दूसरी बात डॉक्टर साहब, देखिए जो बलूचियों के साथ जो कुछ हो रहा है या कबायली इलाकों में पश्तूनों के साथ हो रहा है, तो महमूद अचकजई आप जानते हैं, तो उन्होंने ये कहा था कि हम ये बाढ़ फेंक देंगे, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में बाढ़ है, बलूचिस्तान के बीच में, हम ये उखाड़ फेंक देंगे। मतलब ये नहीं कि वो जो पश्तूनों का इलाका की दावा कर रहे थे। तो डॉक्टर साहब पाकिस्तान में एक नंबर, और इसके अलावा जो बलोच हैं, आखिर सोचिए जेल पे ही हमला क्यों हुआ। कहते हैं कि बहुत सारे बलोच मिसिंग हैं, और कुछ लोग कह रहे हैं कि जेल में ही हैं, तो मुमकिन है उनको छुड़ाने के लिए हमला हुआ। तो डॉक्टर साहब सब हालात को आप देखिए, तो आप कड़ियां मिलाइए, तो आपको समझ आएगी कि ये बहुत से मामला हमारे अंदर की खराबियां, कमजोरियां हैं, इनको एड्रेस करना चाहिए। अच्छा, वैसे आज ट्विटर में देखा मैंने एक, कहते हैं कि BLA यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी has released footage of Levy's personnel it had captured during its operation Darai Bolan. The organization says all Levy's personnel were released with warnings. तो उनका ये दुश्मन में जो हमला था काफी कामयाब रहा। उनके लिहाज से अगर देखें तो कामयाब रहा, पाकिस्तान हमारी फौज को ज़ाहिर है नुकसान कि पहुंचा। भूटान उधर फर्क होता है। अच्छा, लास्ट बात राजू साहब, आपको याद होगा भी गालपन 7-8 साल तो जरूर हो गए होंगे, जब आपस में हम बैठा करते थे और बातचीत किया करते थे। उस वक्त के पाकिस्तान के हुक्मरान जो हैं वो कहते थे कि भाई हम जंग की, इंसान के साथ कन्वेंशनल जंग करने की पोजीशन में नहीं है। तो उस वक्त अभी जो है ना नीलम जल नहीं बना था, दूसरे प्रोजेक्ट्स भी उन पर काम जारी था। तो उनको उनका ये डर था कि भाई किसी वक्त इंसान हमला करके, जिसको POK पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर कहा जाता है, वो टेक ओवर ना कर दे। तो उस वक्त एक तजवीज़ आई थी कि इंसान अगर ऐसी सूरत बनती है, फौजें ले आता है, तो चाइना जो है ना स्टोर से जिन्हें दाखिल हो जाए इस तरफ नीलम वैली की तरफ, और इस इलाके को कट ऑफ कर दे ताकि बफर बन जाए, हिंदुस्तान वाले ना आ सकें दूसरे उसमें में। बजाय इसके कि वो हिंदुस्तान टेक ओवर कर ले, चाइना टेक ओवर कर ले, तो ठीक है, हमें कबूल है। वो चाइना टेक ओवर करने के लिए उसके पास दलील ये होगी कि देयर इज अ बिलियंस ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ चाइना देयर एंड चाइना हैज मूव देयर टू प्रोटेक्ट दैट। अभी जो लेटेस्ट खबर है, शायद आपने सुनी होगी भाई, चाइना ने इस बात पर एग्रीमेंट कर लिया है, और अस्तोर से नीलम को मिलाने के लिए एक टनल जो है ना वो बनाया जाएगा। तो इस पर कोई आप ये दूसरे उसमें में चाइना की फौज को बड़ी सहूलत हो जाएगी अगर वो आना चाहें, या वैसे ट्रांसपोर्ट जो है ना गिलगित बल्तिस्तान के साथ नीलम की या आज़ाद कश्मीर की वो अच्छी बन जाएगी। इस पर कोई आप तबसरा करना चाहेंगे? आई हैव टू गिव यू बैकग्राउंड, ताकि लोगों को भी पता चल सके कि हम क्या बात माजी में क्या करते थे, अब क्या सिचुएशन। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए डॉक्टर साहब, इस पे तो आपने जो किताब लिखी थी जिसका नाम था गालिबन द ग्रेट गेम नाम था, और आज से तकरीबन न्यू 10 न्यू या शायद 12 साल, न्यू राउंड ऑफ ग्रेट गेम। गालिबन यही नाम था बिल्कुल। तो वो तकरीबन 10-12 साल हो चुके हैं उसको। तब तो CPAC का कोई नाम भी नहीं था, कोई जानता भी नहीं था। और वो आपने हकायक आदाद शुमार के अलावा खुद जाती तौर पे विजिट करके लिखी थी। वहां आप गए थे कश्मीर में, गिलगित बिल्तिस्तान में, उस दूर दराज इलाकों में जहाँ पे चाइना और पाकिस्तान मिलते हैं। और फिर वहां पे आपने जो फोटोग्राफी की, चाइनीज फौजियों की जो तस्वीरें ली, उस वक्त वीडियो और ये लेटेस्ट कैमरास वगैरह तो नहीं थे, मोबाइल फोन तो इतने नहीं थे, लेकिन हाँ, आपने फोटो जो लिए कैमरे लेकर ये किताब थे, 2010 में आई थी ना, 2010-11 वो में। छुपा के आपने किताब में आपने, अच्छा, तो जी, आप बात करें तो कि वो भी इसका आपने मतलब है इसका कि क्या किताब में होगा फोटो वगैरह छापे थे। किताब को छोड़कर एक मिनट के लिए, अगर ये चाइना को ये एक्सेस या ये सहूलत मिल जाती है, इसका रीजन पर क्या असर पड़ेगा? तो मैं आपको यही बताने लगा था डॉक्टर साहब कि फौजें तो उस वक्त भी चाइनीज मौजूद थी खित्ते में, और अब अगर वहां पे उसको एक्सेस हो जाती है, और जैसे सुनने में आया है कि वो टनल बना रहा है, अंडरग्राउंड टनल बना रहा है, तो ये तो मेरा ख्याल है कि दीवार चीन से भी बढ़ के उजूबा होगा इस सदी का। कि यानी अब पहाड़ों के बीच में कहाँ से सुरंग निकाली, और कहाँ 8-10 शहरों को क्रॉस करते हुए नीचे जमीन जमीन दूसरी जगह पहुंचा दी।
और मतलब मुजफ्फराबाद तक, यानी गिलगित से लेके नहीं, मुजफ्फराबाद मुजफ्फराबाद तक एक नहीं, सुरंग वो निकलती है। टनल अब इतना लंबा नहीं होगा, क्यों आगे सड़क है ना, पक्की सड़क आती है आगे नीलम से ना। जहाँ सड़कें हैं तो वहां है डॉक्टर साहब, जहाँ सड़कें हैं वहां तो हैं, वहां तो सुरंग से जाहिर बात है निकल के सड़क पे आना पड़ेगा। लेकिन जहाँ पहाड़ों के नीचे से सुरंग तो निकलेगी, तो वो सुरंग निकाल के, तो इसका मतलब ये है वो कि चाइनीज आर्मी जो है तो वो मौजूद होगी पूरे खत्ते में। और जो इंडिया का खदशा था कि ये सी पैक स्ट्रेटेजिक ज्यादा है इकोनॉमिक से ज्यादा, यानी चाइनीज को जैसे वो गवादर पोर्ट के बारे में उनका शक था कि नेवल बेस बना रहे हैं, सी और पैक पर जैसे मेरी सी पैक पर मेरी पहली किताब का क्या नाम है? सी पैक भाई यही था ना कि ये स्ट्रेटेजिक गेम प्लान है या इकोनॉमिक, ठीक है हाँ जी 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 जी, बिल्कुल ना। बिल्कुल। तो वो क्या आपने था, मेंशन किया। स्ट्रेटेजिक गेम प्लान है ये, ठीक है। तो ये शायद इंडिया को बिल्कुल इस पर बिल्कुल काफी प्रॉब्लम होगा, या सोच विचार तो करते होंगे ना वो भी। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये तो उनके बीच में बात हो रही है। कभी कभी ये भी बात चलती है कि इंडिया को पार्टनर पार्टनर बनाया जाए, कि वो इंडिया, पाकिस्तान, चाइना और ईरान को भी शामिल करके, चाहे बाहर को भी कहीं पे करके। डॉक्टर साहब, ये माहदात ऐसे ही होती हैं। आप सोचिए कि जो इसराइल में गजा की वार है, ये गजा पे क्यों है बतौर खास? क्योंकि डॉक्टर साहब अभी पीछे पिछले दिनों जो टी बी सॉरी G20 हुआ, समिट हुई इंडिया में, बड़े ममालिक की, 20 ममालिक की। तो उसमें ये मशवरा दिया गया कि एक सी पैक के मुतबादिल एक रूट बनाया हाँ जाए, जो कि इंडिया से होता हुआ, से होता हुआ, और गजा की पट्टी से गुजरता हुआ यूरोप में एंटर हो, क्योंकि गजा के बाद नेक्स्ट यूरोप है उधर। तो अब चाइना ने रिसेंटली शुरू कर दी वहां से सर्विस। तो ये सोचे बगैर कि ये अमेरिका का प्रोजेक्ट है या यूरोपियंस का है या नेटो का है, तो उसने इंडिया के साथ ट्रेड शुरू कर दी। इंडिया की, चाइना इंडिया से निकलते हुए, सऊदी से निकलते हुए यूरोप जाना शुरू हो गया सामान। यानी वो तो बल्कि हालांकि वहां इसमें पे जंगी हालात हैं, गजा में जंग हो रही है। तो फ्रांस के सफीर सॉरी सदर गए थे अभी, योम जमहूरिया पर, हिंदुस्तान का योम जमहूरिया पर गए थे, और उनको मेहमान खुसूसी और बड़ी इज्जत दी गई है। उन्होंने दोबारा उसका जिक्र किया, उस इकोनॉमिक कॉरिडोर का, जो यानी भारत से शुरू होगा, यूएई में जाएगा, उसके बाद वो जाएगा सऊदीया में जाएगा, और फिर सॉरी इस सऊदीया जॉर्डन वगैरह से होकर इसराइल जाएगा, तो फिर जाकर आगे जब यूरोप की तरफ जाएगा। अगर ये बन जाता है तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन जिन लोगों ने गाजा में गड़बड़ कराई है, उनके भी तो कुछ मफादात होंगे ना, उनके भी तो कुछ होंगे। वो लिव इट एट दैट जनाब, मेरे ख्याल में बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर साहब, जो खत्म मैंने होगा चाइना बिल्कुल। की बात की ना, मैंने जो चाइना की बात की, चाइना का सामान जाना शुरू हुआ है, इस रूट से चाइना का सामान जाना शुरू हो गया है। तो ये बड़ी अलार्मिंग चीज है। दैट्स वेरी होना तो अलार्मिंग। इंडिया से, इंडिया का सामान जाना। इसी पर बात खत्म करते हैं। अच्छा, यानी चाइना का सामान जा रहा है, देख लें क्या क्या होता है। और पाकिस्तानी कहते हैं कि हमने ट्रेड नहीं करनी है। वो लिव इट एट दैट, हमारी तरफ से खुदा हाफिज़ एंड लुक आफ्टर योरसेल्फ।